हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले अपनी आर्टिफिशियल लिफ्ट डिस्कस करेंगे। वो है एसआरपी यानी सकर रोड पंप, जो सक करती है थ्रू रोड्स। ऑयल को सक करती है। सकर रोड पंप्स ये बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जो अपने घरों में यूज होती है ना, या घर के आसपास हैंड पंप्स वगैरह लगे रहते हैं। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म वैसे ही है। ऑयल आ रहा है, अगर कहीं बीच में रुक गया उसका स्टैटिक लेवल, तो ऐसे करके ना मैं ऊपर इसके ऊपर एक सकर रोड पंप लगा देता हूँ। हैंड पंप टाइप रहता है, बिल्कुल वही मैकेनिज्म उठा के हमने अपने ऑयल वेल में लगा दिया, जो आसपास घरों के आसपास लगी रहती है। तो वही ऊपर आके ऊपर लगा दिया, और वहां से रोड, जैसे उसमें रोड जाती रहती है ना, क्या करता है वो हैंड पंप, हम ऐसे जब पुश करते हैं तो रोड ऊपर नीचे ओसिलेट करती है, वो ओसिलेट करती है। वही सेम मैकेनिज्म रहता है। ये रोड आ रही है, ऊपर मान लो हैंड पंप है इसके, और ये रोड आ रही है, और यहाँ पर कुछ डाउन होल मैकेनिज्म है, कुछ है जो कि इस रोड से ये ऊपर नीचे ओसिलेट करती है, और ओसिलेट करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करती है, ऑयल को जो है ऊपर की तरफ पंप करती है, जैसे मेरा हैंड पंप करता है, जैसे आसपास। कईयों को तो पता भी लग गया होगा कैसे मैकेनिज्म होती है। क्यों? क्योंकि कईयों ने देखा होगा हैंड पंप वगैरह की वर्किंग वगैरह, जो घरों के आसपास रहते हैं। बिल्कुल सेम वर्किंग रहती है, पर ये थोड़ा उस पर डीप लेवल पे रहती है, क्योंकि इसमें ऑयल वेल होता है जो यूजुअली क्या होता है, डीप होता है। तो ये होता है मेरा सकर रोड पंप। देखो, अब सकर रोड पंप मेरे दो टाइप के रहे। दो सकर रोड पंप में ना दो असेंबलीज रहती हैं। एक रहती है सरफेस असेंबली, या फिर सरफेस यूनिट बोलेंगे उसे, सरफेस यूनिट असेंबली, जो मेरी सरफेस पे होती है। जो आप देखते हो ना ऊपर, जो मैकेनिज्म रहती है ऐसे करके, ऐसा ऐसे, यहाँ से इस टाइप का रहता है कुछ, इस टाइप का। ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ से इसको, ये ऊपर रोड को, ये वाली रोड क्या करती है, ओसिलेट करती है। ये ऊपर सरफेस यूनिट रहती है। सरफेस यूनिट हम अच्छे से पढ़ेंगे, सरफेस यूनिट में क्या क्या रहता है, ठीक है। सरफेस यूनिट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी पार्ट पूछ लेंगे, या फिर इंटरव्यू में भी कोई भी पार्ट पूछ लेंगे, भाई इस पार्ट की वर्किंग क्या है और क्या किस लिए काम आता है ये, ठीक है। किस लिए काम आता है मेरा सरफेस यूनिट, ठीक है। और दूसरे होता है मेरा सब सरफेस यूनिट। सब सरफेस यूनिट, सब सरफेस यूनिट मेरी क्या रहती है, सब सरफेस यूनिट मेरी सबमर्ज रहती है, एक्चुअली ऑयल के अंदर सबमर्ज रहती है। सब सरफेस यूनिट जो मेरी अंदर रहती है, ये चीज मेरी सब सरफेस यूनिट है। ये ग्रीन कलर का जो मैंने पंप बनाया हुआ है, ये ग्रीन कलर की रोड है, और ये ग्रीन कलर की सब सरफेस यूनिट है। ये मेरी सबमर्ज रहती है ऑयल के नीचे, ऑयल के अंदर, ऑयल के अंदर सबमर्ज रहती है। और इसकी वर्किंग होती है कुछ, जिससे ऑयल को क्या करती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। सब सरफेस यूनिट ये मेरी क्या रहती है, सबमर्ज रहती है। अब सब इस चीज से मेरे को याद आया, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक होता है मेरा स्टैटिक लेवल, ये सुन लेना। स्टैटिक लेवल होता है जब मेरा वेल डेड हो गया ना, तो मैक्सिमम इस लेवल तक मेरा ऑयल चढ़ पा रहा है, ऑयल लिफ्ट हो पा रहा है, उससे ऊपर लिफ्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको बोलता हूँ स्टैटिक लेवल, ठीक है। एक बार मैंने पंप ऑन कर दिया, एक बार पंप ऑन कर दिया, पंप ने लिफ्ट करना शुरू कर दिया, पंप ने लिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो उसका थोड़ा क्या हो जाता है, जो लेवल होता है ना, लिफ्ट तो हो रहा है, हर बार लिफ्ट हो रहा है, पर वो डायनेमिक लेवल जो होता है ना, मतलब जब पंप चल रहा है तब ऑयल का जो लेवल रहता है, जब ऑयल का लेवल वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। इन द सेंस इसमें कुछ ऐसे असेंबली रहती है, मान लो ये है, इतना है, तो एक बारी में अगर मैं, जैसे मेरा हैंड पंप होता है, अगर मैं एक बारी में ऐसे करके, एक बारी बारी मतलब साइकिल टाइप ऑयल उठाता है, साइकिल टाइप, तो साइकिल टाइप, ऐसे साइकिल टाइप ऑयल उठाता है, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ऐसे साइकिल टाइप ऑयल रहता है। तो ये मेरा जो लेवल बनता है ना यहाँ पे, जो मेरा लेवल बनता है उसको डायनेमिक लेवल बोलता हूँ, ठीक है। वो मेरा थोड़ा सा नीचे बनता है। तो इस डायनेमिक लेवल के नीचे मेरे को पंप डालना होता है। मेरा जो पंप है ना, इसके नीचे रहना चाहिए डायनेमिक लेवल के। क्यों? अगर मेरा डायनेमिक लेवल से ऊपर हुआ ना, और कहीं पे भी मेरे पंप में अगर ओसिलेशन करने में या साइकिल करने में देरी हुई, वहाँ पे क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी, और मेरा पंप क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। गैस लॉक, कैविटी वगैरह गैस आ जाती है पंप में, तो खराबी कर देती है। वो हम जानेंगे कैसे करती है। तो बेसिकली स्टैटिक लेवल एंड डायनेमिक लेवल,
तो डायनेमिक लेवल के नीचे होना चाहिए मेरा पंप। तो 2 यूनिट्स होती हैं, सरफेस यूनिट एंड सब सरफेस यूनिट, ठीक है। दोनों यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एसआरपी मेनली सारे शैलोज वेल ऑन शोर में यूज होती है और इजी टू कंस्ट्रक्ट होती है और इजी टू हैंडल होती है एंड इजी टू मेंटेन। तो बहुत जगह यही ज़्यादातर यूज़ की जाती है, बहुत सारी जगह यही ज़्यादातर यूज़ करी जाती है। इवन हॉलीवुड मूवीज़ में भी कहीं ना कहीं तो आई जाती है ये, और इजी टू हैंडल होती है बेसिकली, और मेंटेनेंस बहुत कम होती है इसकी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारी सबसे पहले क्या सरफेस यूनिट देखेंगे, ठीक है। सरफेस यूनिट। सो हेलो एवरीवन, अभी हमने अपनी एसआरपी की इंट्रोडक्शन दी थी, उसमें मैंने बताया था आपको कैसे ऑसिलेट होता है, और 2 यूनिट्स होती है, सरफेस यूनिट एंड सब सरफेस यूनिट। अब इस वाली पीपीटी में जो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बेसिकली इसीलिए लगाई है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा ड्राइंग वगैरह में भी इशू रहता है, और बाकी ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए। अब देखते हैं हम सरफेस यूनिट ऑफ एसआरपी, हमारी ये सरफेस यूनिट सर्किट रोड पंप की एसआरपी की कैसे रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इधर से कुछ इस तरह की रहती है, ये कुछ इस तरह की रहती है। तो ये मेरा जो होता है ये फोर साइड होता है। फोर साइड मेरा ये जो रोड्स रहती है ना, जो मैंने बोला था ऑसिलेट करती है, ये कुछ इस तरह से ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट करने के बाद वैसे ही जैसे अपने घर में नलका या हैंडपंप वगैरह होता है, वैसे ही इसमें क्या काम है, ठीक है। तो अब आपको नोट्स बनाने हैं, और हर एक का मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके पास बताऊंगा इसके, और उसके आगे आपको लिखना है ये पार्ट किसकी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर वन होता है मेरा प्राइम मूवर। प्राइम मूवर ये होता है, ये मेरी एक मोटर रहती है। मोटर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती है, और या फिर इंजन हो सकती है। इसका बेसिकली ये काम रहता है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट से या बेल्ट, ठीक है। प्राइम मूवर मेरा सिर्फ एक काम रहता है, शाफ्ट या बेल्ट से इसको रोटरी मोशन प्रोवाइड करना। इधर ये वाली चीज घूमती है, ठीक है। तो बेसिकली मेरी ये घूम रही है, ये किस किस की होती है। तो प्राइम मूवर आप पहला पॉइंट लिखोगे प्राइम मूवर, और उसमें लिखोगे कि कैन बी एन आईसी इंजन और इलेक्ट्रिसिटी मोटर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरी पावर आनी शुरू होती है, यहाँ से मेरी क्या आनी शुरू होती है, इसमें पावर आनी शुरू होती है। और जब अब इसके बाद अगला आता है मेरा ये जो चीज को घुमा रहा है, ये चीज है ना जो जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाली चीज ऐसे घूमती है, या फिर हाँ, या फिर इस डायरेक्शन में, आपको इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरी जो ये वाली चीज है ना आपकी, ठीक है। तो ये वाली चीज है ना जो आपकी, ये वाली यहाँ से पिंड है, ये मेरी यहाँ से पिंड है, और ये कुछ इस तरह की आर्म है, जिसको कौन घुमा रहा है, ऐसे कौन घुमा रहा है, ये मेरा प्राइम मूवर घुमा रहा है, ठीक है। रोटेशन कर रहा है प्राइम मूवर, तो प्राइम मूवर की शाफ्ट इसको भी घुमा रही है, बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड रहती है, वी बेल्ट, ठीक है। तो मेरी सेकंड पार्ट आप लिखोगे क्रैंक आर्म, ठीक है। ये लिखा होगा क्रैंक आर्म, ये चीज, ये मेरा क्या हो गया सेकंड आर्म, सेकंड पार्ट। क्रैंक आर्म पे मेरा लगा रहता है काउंटर बैलेंस या काउंटर वेट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अब घूम रहा है, ठीक है। अभी काउंटर वेट एक तरह का वेट लगा रहता है, इसकी हम आगे डिस्कस करेंगे होता क्या, ठीक है। अभी काउंटर वेट को थोड़ा स्किप मारते हैं 2-3 मिनट के लिए। जो ये वाली पिन है ना, ये वाली पिन घूम रही है, आर्म घूम रही है, क्रैंक आर्म हो गई ना, ये वाली क्रैंक आर्म हो गई, ये वाली आपकी क्रैंक आर्म हो गई, ये वाली, ठीक है। कौन सी, ये वाली आपकी क्रैंक आर्म हो गई, क्रैंक आर्म। अब ये रोटेट कर रही है, इस पे ये एक और पिन है, कौन सी पिन है, ये चीज, ये वाली पिन, ठीक है। समझ रहे हो, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, वो ये वाली पिन यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, और इससे एक और आर्म कनेक्टेड रहती है, ये होती है मेरी पिटमैन आर्म, ठीक है। तो आप थर्ड पॉइंट लिखोगे मेरा पिटमैन आर्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट पिटमैन आर्म। तो अगर ये मेरी नीचे की तरफ जाएगी, तो पिटमैन आर्म भी इसके साथ क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। अभी इसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे एसआरपी की, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे घूमती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा इमेजिन करो
अगर ये मेरा जॉइंट नीचे की तरफ जाएगा घूमते हुए तो मेरी यहाँ पे आ जाएगा जॉइंट, और ये वाली जो रोड है पिट में नाम यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी, ये वाला जॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इतना अपने को क्लियर, और इतना अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने को क्लियर है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये रहता है मेरा वॉकिंग बीम। तो थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट वॉकिंग बीम। तो वॉकिंग बीम को एक तरह से आपने बचपन में भी देखा होगा, कुछ इस तरह का, अगर मैं दिखाऊं कुछ इस तरह का झूला रहता है, इसको अगर मैं इधर से दबाऊं तो इधर से ऊपर की तरफ जाता है, और इधर से ऊपर की तरफ उठाऊं तो ये इधर से नीचे की तरफ जाता है। सेम झूले की टाइप रहता है, फलक्रम बोलते हैं इसको, सेम झूले की तरह रहता है। ये किस पे रेस्ट करता है, ये वही चीज है, ये भी सैमसंग पोस्ट, ये मेरी सैमसंग पोस्ट है, ये वाली चीज, ये सैमसंग पोस्ट, ये सैमसंग पोस्ट पे मेरा, ये फिफ्थ पॉइंट लिखो आप, वॉकिंग बीम के बाद मेरा सैमसंग, ठीक है। तो ये सैमसंग पोस्ट पे रेस्ट करता है। तो ये वाली रोड है ना जो आपकी पिटमैन आर्म, जिसको मैंने बोला था पिटमैन आर्म, ये अप डाउन ऑसिलेट हो रही है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है क्रैंक आर्म रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से क्रैंक आर्म से, तो इसकी वजह से क्रैंक आर्म की वजह से मेरी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरी वॉकिंग बीम हो गई। वॉकिंग बीम मेरी इस पलक्रम, इस पॉइंट के थ्रू, इस वाले पॉइंट के थ्रू, इस वाले पॉइंट के थ्रू मेरा ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। एक बारी क्या जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तब इधर वाला पॉइंट मेरा नीचे की तरफ, और इधर वाला पॉइंट मेरा ऊपर की तरफ। क्लियर, वॉकिंग बीम का क्लियर। तो मेरा वॉकिंग बीम होगा, और फिर ये क्या आता है मेरा, फोर साइड आता है। फोर साइड का मेरा सिंपल काम रहता है, वॉकिंग बीम और हॉर्स साइड का, इन दोनों का काम होता है, जो मेरा रोटरी मोशन चल रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन है ना, रोटरी मोशन, इसको मेरा ऑसिलेशंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि लीनियर ऑसिलेशंस में कन्वर्ट करना, यानी कि अप डाउन, ठीक है। तो ये वाला सर्कुलेशन मोशन है, ये मेरा इससे इस रोड को, इसी रोड को मेरे को ऊपर की तरफ खींचना है, इसी रोड को मेरे को नीचे की तरफ ले जाना, जैसे हैंड ऑन में होता है। तो यही काम रहता है इसका। तो हॉर्स साइड पे क्या रहता है, ये हॉर्स साइड रहता है, और यहाँ पे एक वायर टाइप रहती है, वायर टाइप या रस्सी टाइप ले लो आप, रस्सी टाइप, इसको बोलते हैं ब्रिडल। तो हॉर्स साइड हो गया मेरा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट मेरा क्या होगा, ब्रिडल, ठीक है। ब्रिडल मेरी एक रस्सी टाइप रहती है, ये चीज मेरी ब्रिडल, और ये मेरी नीचे यहाँ पे एक तरह से क्लैंप पे रहती है, रस्सी बंधी रहती है, किससे, रोड से, जो मेरी पॉलिश रोड होती है। पॉलिश रोड मेरी सबसे ऊपर वाली रोड रहती है, ठीक है। तो मेरी इस रोड से क्या रहती है, बंधी रहती है एक तरह से। अब जब मेरा, अब इमेजिन करो, ये अभी वीडियो में तो अच्छे से इमेजिन हो जाएगा, पर यहाँ पे भी थोड़ा अगर कर सके तो करो। क्यों, अगर ये मेरा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रस्सी इसके ऊपर ऐसे लिपट के और ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। रस्सी को किसके ऊपर खींच लेगा, ऊपर की तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ रस्सी खींचेगी तो मेरा रोड क्या जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अगर ये नीचे आएगा तो ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ब्रिडल हो गया मेरा। हैंगर इज जस्ट यूज फॉर, मतलब रस्सी को, जो रोड्स होती है उनको रस्सी के ऊपर टांगने के लिए मेरा हैंगर यूज होता है, जो तरह एक तरह से क्लैंप वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई मेरी पॉलिश रोड। पॉलिश रोड तो जो मेरी इसके क्रिसमस ट्री के अंदर मेरी क्या ऑसिलेट करती है, मेरी क्रिसमस ट्री के अंदर ऑसिलेट करती है, उसको मैं बोलता हूँ पॉलिश रोड। ये पॉलिश रहती है ताकि मेरी आसानी से ऑसिलेट कर सके, ठीक है। क्रिसमस ट्री के ऊपर अब मेरा एक और चीज लगा रहता है, ये आप चीज याद रखिएगा, ये आप चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर आप कभी फील्ड में भी जाओगे ना, फील्ड में भी जाओगे, क्रिसमस ट्री आपको अलग कलर का दिखेगा, ये कुछ अलग कलर का होगा, इसका नाम होता है मेरा स्टफिंग बॉक्स, ठीक है। अगर कभी आपने SRP देखी, कहीं पे भी देखी, तो आप स्टफिंग बॉक्स इजिली क्या कर सकोगे, डिस्टिंक्ट कर सकोगे, भाई हाँ ये स्टफिंग बॉक्स लगा हुआ है मेरा क्रिसमस ट्री के ऊपर। तो कभी अगर फ्यूचर में देखो तो स्टफिंग बॉक्स को पहचानने की कोशिश। तो स्टफिंग बॉक्स मेरा सिंपल रहता है, सील रहता है। अब देखो मेरा ऑयल तो नीचे से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हैंडपंप प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल नीचे से प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये तो ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए मेरा ऑयल। ऊपर तो मेरी रोड्स है ना, रोड्स ऐसे ऑसिलेट कर रही है, उसको कुछ है तो ही ना, ऑयल मेरा ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए, आसानी सी बात है, सीधी सी बात है। इसको रोकने के लिए ऊपर ना आए मेरा मेरा ऑयल किस में जाए, मेरा ऑयल फ्लो लाइन में जाए, इसको रोकने के लिए स्टफिंग बॉक्स सील,
ये मेरी एक तरह से सील रहती है, ये स्टफिंग बॉक्स रहता है, इसकी रोड के चारों तरफ रहता है ऐसे, बीच में मेरी क्या रोड ऑसिलेट करती है, तो इस तरह से ये मेरी रोड ऑसिलेट करती रहेगी अप डाउन। और ये मेरी क्या कॉम्बिनेशन रहता है स्टील और रबर का, स्टील और रबर का, ठीक है, स्टील रबर, स्टील रबर। तो एक तरह से सील कर देता पूरा, ये जो चीज है सील कर देता, यहाँ से ऑयल ऊपर नहीं जाने देता, तो ऑयल मेरा किस में फ्लो लाइन नहीं जाए, ऊपर नहीं जाने, तो एक तरह से पूरा सील कर देता है रोड्स के चारों तरफ मेरा ऑयल को। तो ये मेरा स्टफिंग बॉक्स होता है, बेसिकली इट्स अ सील, ठीक है। ये आप डिस्टिंग्विश कर लोगे, ये अच्छी खासी 1 फीट 1 1.5 फीट की हाइट का रहता है, 1.5 फीट, और अलग कलर का रहता है, आप डिस्टिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये मेरा स्टफिंग बॉक्स हुआ, सैमसंग बॉक्स हो गया। अब मेरा एक वो बचा है, कौन सा, काउंटर वेट है, ठीक है। तो काउंटर वेट समझिएगा, ठीक है। काउंटर वेट एक तरह से वजन है, ये वजन, अगर ये जब मेरा वजन ये नीचे रहेगा ना, ये नीचे रहेगा, तब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, स्टार्टिंग से समझते। मान लो मेरा ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से समझते हैं, मेरा कर देता हूँ ताकि मुझे क्या आपकी क्लियर है। ये स्लाइड्स आपको पढ़ानी है जो अभी बीच में, ठीक है। अपने को इतना क्लियर हो चुका है अपना प्राइम मूवर क्या होता है। प्राइम मूवर के बाद मेरा क्रैंक आर्म क्या रहता है, प्राइम मूवर को क्रैंक आर्म घुमाता है, क्रैंक आर्म को पिटमैन आर्म घुमाती है, पिटमैन आर्म किसको घुमाता है, वॉकिंग बीम को। वॉकिंग बीम किस पे लगा रहता है, एक सैमसंग पोस्ट पे, झूले की तरह, जैसे कार की तरह में झूला रहता है बिल्कुल वैसे। और इधर मेरा क्या है, कॉन्सेंट ब्रिडल, एक वायर टाइप रहता है हैंगर, और ये मेरा पॉलिस्टोर जो कि ऑसिलेट करता है, एक स्टफिंग बॉक्स, ठीक है। अब देखो मेरा काउंटर वेट का क्या काम रहता है। अब काउंटर वेट अगर मेरा नीचे हुआ, ये मेरा नीचे है काउंटर वेट, ये मेरा काउंटर वेट है, ठीक है। इसमें पूरा कलर वर्क, ये मेरी क्रैंक आर्म है, ये चीज मेरी क्रैंक आर्म, ठीक है। तो भाई अब ये मेरा नीचे है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ऐसे है, अगर मैं क्लियरिटी से बनाऊं, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से नीचे की तरफ है, और रोड है जो मेरी सबसे ऊपर उठ रही है, ठीक है, ठीक है। अब मेरा निचला मोशन शुरू होगा, और जो रोड का वेट है ना, रोड का वेट वो मेरा नीचे जाना शुरू करेगा, अपने आप खींचेगा। इस पॉइंट पे जब मेरा सबसे ऊपर रहेगा ना, तो रोड का वेट ने इसको अपने आप नीचे की तरफ खींच लिया, समझ रहे, या अपने आप, सीधी सी बात है, अगर मेरा ऊपर है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, तब ये नीचे का मोशन करेगा ना, तो इस चीज को, काउंटर वेट को, इसको खींचना पड़ेगा ऊपर की, यहां से यहां तक ये खींचेगा काउंटर वेट को, ये नीचे आएगा, ये चीज नीचे आएगा, तो ये मेरी चीज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो मेरा काउंटर वेट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे काउंटर वेट पहुंच गया मेरा ऊपर, ठीक है। अब मेरा जो ये है, ये नीचे की तरफ है ऐसे ही। अब इसको जो वेट खींचना है ना अपना, ऊपर खींचना है, अब इसको वेट ऑफ रोड खींचना है। और जब ये मेरा नीचे रहता है ना, अभी इसे याद रख लो, ये मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी वेट ऑफ फ्लूइड भी आ रहा है। जब मेरा अपस्ट्रोक शुरू करता है ना, अपस्ट्रोक यानी ऊपर चलना शुरू करता है ये, तब मेरा वेट ऑफ फ्लूइड भी आ जाता है, आपका ऊपर करना शुरू करता है, तो वेट ऑफ लोड के साथ वेट ऑफ फ्लूइड भी आ जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा जान लगती है, तो इसको बहुत ज्यादा जान चाहिए। तो एक तरह से काउंटर वेट हेल्प करता है इसको, मतलब अब तो वजन ऊपर है और नीचे अपने आप आएगा, ये वाला वजन नीचे अपने आप आएगा, ये वाला वजन नीचे आएगा, तो ये इसको ऊपर खींचने में हेल्प करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसकी वीडियो देख के अभी क्लियर हो जाएगा क्या होता है काउंटर वेट। तो बेसिकली मेरा काउंटर वेट किस लिए काम आता है, काउंटर वेट मेरा काम आता है टू कंजर्व द एनर्जी, कंजर्व करता है एनर्जी, कब, जब हमारा डाउन स्ट्रोक चल रहा होता है, कंजर्व एनर्जी एंड डाउन स्ट्रोक, डाउन, तो
और आपका क्या करता है, सेकंड पॉइंट, रिलीज द एनर्जी। रिलीज द एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। रिलीज द एनर्जी वाइल अपस्ट्रोक, क्योंकि अपस्ट्रोक पे मेरा सबसे ज्यादा लोड है, ये अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, ये मेरी थी सरफेस यूनिट। सरफेस यूनिट में ये मेरा 8 पॉइंट था, काउंटर वेट, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हम देखते हैं एक टाइप देखते हैं, उसके बाद वीडियो देखेंगे कैसे कैसे चलता है, आपको क्लियर हो जाएगा। जब वीडियो देखोगे ना आप देखना, 1 पॉइंट नोट करना कहाँ पे लगा क्या चल रहा है, 2 पॉइंट नोट करना, टिक मारना इनके आगे जो भी आपने नोटबुक देखे हैं, 3 पे टिक मारना, फिर 4 पे टिक मारना, हाँ भाई मैंने देख लिया 5 पॉइंट कैसे काम कर रहा है, 6 पॉइंट कैसे काम कर रहा है, 7 पॉइंट कैसे काम कर रहा है। ये 5th पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये मेरा 6 पॉइंट हुआ, ये 7 पॉइंट हुआ, ये 8 हुआ, और ये मेरा कौन सा है, 9 काउंट, ठीक है। तो अभी वीडियो में आप नोट करना अच्छे से कैसे कैसे। तो बेसिकली ये अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक और मेरा फुल स्ट्रोक, ठीक है। तो ये मेरी सरफेस यूनिट हुई मेरी कंप्लीट। अब देखो इसके टाइप, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फलक्रम, जो मेरा झूले के बीच में रहता है, जिसके अक्रॉस ये ऊपर नीचे क्या कर रहा है, झूल रहा है, इसको फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम। सैमसन पोस्ट भी बोलते हैं, सैमसन पोस्ट हम इसमें बोलते हैं, इसमें एसआरपी में, पर एक तरह से इसका टेक्निकल वर्ड होता है मेरा फलक्रम। ये मेरी सैमसन पोस्ट है ना, ये मेरी फलक्रम है, जैसे क्या फलक्रम है, ठीक है। अब देखो इस फलक्रम की ना एसआरपी में बहुत सारी पोजीशन भी हो सकती है, उसी हिसाब से मेरी एसआरपी की डिफाइन होती है क्या टाइप्स। तो देखो कैसे कैसे इस फलक्रम को बस मैं शिफ्ट करूंगा तो मेरी टाइप्स बन जाएंगी किसकी एसआरपी। सबसे पहला जो हमने पढ़ा, ये देखो काउंटर वेट है नहीं, इसमें देखो क्लियरिटी से आ जाएगा, काउंटर वेट मेरा ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे ऊपर होगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करके मेरा नीचे, तो जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसको ऊपर अपने आप खींचेगा, ये वाला वॉकिंग गेम, ठीक है। तो काउंटर वेट का आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कन्वेंशनल यूनिट, मेरी सबसे पहली यूनिट आती है कन्वेंशनल यूनिट, भैया जी सबसे पहले कन्वेंशनल यूनिट आती है आपकी, ठीक है। कन्वेंशनल यूनिट जो अभी हमने देखी फलक्रम, ये फलक्रम है ना, जो फलक्रम ये मेरा यहाँ पे रहेगा, और काउंटर वेट जो मेरा काउंटर बैलेंस जो पीछे घूम रहा है, पिटमैन आर्म, क्रैंक आर्म, ये कौन सी आर्म है, ये सी क्रैंक आर्म लेंथ से डोनेट करता हूँ, पिटमैन आर्म एच एच से डोनेट करता हूँ। तो सी क्रैंक आर्म ये मेरा जॉइंट इससे कनेक्टेड है, जो बीच में भी कहीं जा सकता है, इसको बोलते हैं हम, इसको भी सुन लो, इसको बोलते हैं हम गेयर चेंजर। गेयर चेंजिंग हो सकती है मेरी से, मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो मेरा अलग तरह से घूमेगा, तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ मेरा क्या कन्वेंशनल यूनिट जो अभी हमने देखा सिंपल वैसे करेंगे। अब देखो अगर मैं फलक्रम एक सेकंड, हाँ। तो अगर मैं अब मेरा सेकंड बात आता है, मैंने कन्वेंशनल यूनिट देखा, अब मैंने अगर मेरा फलक्रम मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूं, ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूं और मेरा जो एक काउंटर बैलेंस है ये आगे की तरफ हो, यहाँ एक प्राइम मूवर इसको घुमा रहा है, तो ये मेरी पिट में नाम से, ठीक है। तो ये होता है मेरा लुफ्टिंग मार्क 2, इसमें मेरा फलक्रम पीछे रहता है और काउंटर वेट ऐसे है आगे की तरफ, ठीक है। ये वाला टाइप हो गया आपका। तीसरा होता है मेरा एयर बैलेंस यूनिट, इसमें फलक्रम तो पीछे रहता ही है, पर जो मेरा काउंटर बैलेंस है ना, ये चीज अब गायब है, देखो एयर काउंटर बैलेंस है, ये सिलेंडर टाइप रहता है, एयर एयर भरी रहती है इसमें, ये काउंटर बैलेंस का एक्ट करता है, काउंटर बैलेंस का फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, एयर बैलेंस हुई। तो ये बेसिकली मेन 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल, लुफ्टिंग मार्क 2 एंड एयर बैलेंस। उसमें जो काउंटर बैलेंस है वो आपका एयर बैलेंस, एक एयर का सिलेंडर बन जाता है, गैस सिलेंडर, ठीक है, ये वाला काउंटर। तो यही होती है मेरी टाइप्स, और ये आपने देख ली मेरी क्या सरफेस यूनिट, ये मेरी क्या हो गई कन्वेंशनल टाइप लुफ्टिंग मार्क 2। सिंपल फलक्रम को पीछे की तरफ शिफ्ट किया, लुफ्टिंग मार्क 2,
और मैंने काउंटर वेट, ये वाला काउंटर वेट हटा के इसकी जगह कौन सा लगा दिया, एयर बैलेंस, तो मेरा ये क्या हो गया, एयर बैलेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, सरफेस यूनिट खत्म हुआ। अब आप इसकी क्या देखोगे, वीडियो देखोगे, वीडियो कि मेरा कैसे काम करता है। ये मेरा सरफेस यूनिट बन गया है, सरफेस यूनिट के आपको पार्ट्स बता दिए। ठीक है, अब आप वीडियो देखना और वीडियो में आप कनेक्ट करना कि कैसे कैसे होता है। अब इसके बाद आपकी वीडियो ऐड होगी, उसके बाद सब सरफेस यूनिट इस पे बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, सब सरफेस यूनिट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, इस पे जो मेरे कॉम्प्लेक्स डायग्राम है बेसिकली वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब सरफेस यूनिट बोर्ड पे, इसके बाद अभी वीडियो, फिर सब सरफेस। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस। तो अभी हमने देखा था हमारा क्या सरफेस यूनिट, हमारी सरफेस यूनिट कैसी रहती है, मेरी सर रोड पंप की सरफेस यूनिट कैसे रहती है। अब देखते हैं हम हमारी सब सरफेस यूनिट, ये भी बिल्कुल बेसिक से देखेंगे स्टार्टिंग से कैसे बनती है। सोचिए मेरी ट्यूबिंग आ रही है और ट्यूबिंग के बीच में यहाँ पे कहीं मैं लगा देता हूँ। अब टाइप्स लिखना आप क्या क्या होते हैं, मेरे असेंबली में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है वर्किंग बैरल। फर्स्ट वर्किंग बैरल क्या होता है, मेरी ट्यूबिंग आ रही है ना, ये चीज जिसके अंदर मेरा प्लंजर ऑसिलेट करता है, यानी अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक में जहां पे मेरा ऑसिलेट करता है, ये यहां से क्या रहता है, वर्किंग बैरल बोलते हैं इसको। और ये मेरा वर्किंग बैरल हो गया। और जो ये चीज है ना जो ऑसिलेट करती है, ये है मेरा प्लंजर। ठीक है, समझ रहे हो, ये रोड है, अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक करेगी ये वाली रोड, और मतलब वो नीचे जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। अभी वो वाले डायग्राम भूल जाओ, वो वाले डायग्राम भूल जाओ, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ उधर को देख के, यही वाला देखो। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या हुआ, वर्किंग बैरल हुआ। वर्किंग बैरल क्या, जिसमें मेरा ये जो प्लंजर है अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक में ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। ठीक है, इतना क्लियर। क्या रहता है ये, थोड़ा अंदर से क्या रहता है, पॉलिश रहता है, ताकि मेरा प्लंजर क्या कर सके, अप या डाउन करे। ये प्लंजर और इनके बीच का जो स्पेस है ना, स्पेस ये बहुत कम रहता है, बहुत कम, जितना कम हो सके कम, ताकि मेरा जो ऊपर फ्लूइड है वो भी सीपेज ना हो सके, वो देखेंगे। ठीक है, तो मेरे दो पार्ट हो गए नीचे, वर्किंग बैरल और प्लंजर। तीसरा मेरी स्टैंडिंग वॉल, एसवी स्टैंडिंग वॉल, ये मैं आप शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पर नोटबुक में आप किस में लिखोगे, पूरा लिखोगे स्टैंडिंग वॉल। ठीक है, वरना 1-2 महीने बाद अब भूल ही जाओगे एसवी क्या था, जब गेट की असली तैयारी करने बैठोगे भाई एसवी क्या था, मैं पता ही नहीं लगा एसवी क्या था। ठीक है, तो स्टैंडिंग वॉल रहती है जो मेरी फिक्स रहती है। एक मेरी प्लंजर में वॉल्व रहती है जो ऑसिलेट करती रहती है मेरी प्लंजर के साथ। ये क्या चीज है, ये वाला पार्ट क्या चीज है, जो ये वाला पार्ट है ना बॉल, और ये वाला जो है ये वाला वॉल्व है। ठीक है, ये वॉल्व है, तो ये मेरी स्टैंडिंग वॉल्व होती है जो मेरी एक ही जगह स्टिल रहती है। ठीक है, ये ट्यूबिंग मेरी कंटिन्यूस हो रही है और ये साइड में मेरी क्या आ रही है, केसिंग आ रही है। आप इमेजिन कर लो, मैंने केसिंग इसलिए नहीं बनाई, थोड़ा डायग्राम लाइन्स वगैरह लग के थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, वॉल्व है, ये मेरी क्या है, स्टील बॉल। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, स्टैंडिंग वॉल जो स्टैंड रहती है, मतलब स्टील रहती है, और एक होती है मेरी ट्रैवलिंग वॉल जो प्लंजर के साथ ट्रैवल करती रहती है, तो इसका नाम हो गया ट्रैवलिंग वॉल। इतना क्लियर अपने को, ये अपने के 4 पार्ट हो गए, अपने 4 पार्ट हो गए। ठीक है, लिख लिए, ये लिख लिए, क्लियर। यही रहती है मेरी जो नीचे असेंबली रहती है। अब देखो मेरा काम कैसे करता है। अब मान लो ये मेरी एक वॉल्व है, वॉल्व ये मैं किस में बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेमैन वाला डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो, अगर ये वाले डायग्राम नहीं देखने, ये वाला ही देखना है, ये साइड का कुछ नहीं देखना, अभी जितना मैं समझा रहा हूँ इतना ही देखना है। अगर ये रोड मेरी क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और फ्लूइड है मेरा, ये मान लो वर्किंग बैरल, और नीचे फ्लूइड है, नीचे मेरा फ्लूइड है, और ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पर फ्लूइड कहाँ की तरफ प्रेशर लगाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, और ये जो बॉल है ना ये यहाँ पे तैरने लग जाएगी। ये मैंने, ठीक है, ये बॉल है ना जो ऊपर क्या लग जाएगी, एक तरह से फ्लोट करने लग जाएगी, और इसको फ्लूइड को वेट दे देगी, फ्लूइड इसको फोर्स से ऊपर पुश कर देगा और ये वेट दे देगी, तो फ्लूइड मेरा किसके अंदर, प्लंजर के अंदर भर जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरा अप स्ट्रोक हो ना, यानी ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, तो फ्लूइड का वेट पड़ेगा नीचे की तरफ, क्योंकि मैं अब ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहे हो। इसके बाद वीडियो भी लगा देंगे इसकी, किसकी, इसकी वॉल ऊपर नीचे जाने की कैसे बंद होती है। तो
अगर मेरी ये प्लंजर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या फ्लूइड का वेट आ जाएगा इस बॉल के ऊपर, और ये बॉल क्या हो जाएगी इसके जो ये टाइनी सा होल है ना ये वाला इसको क्या कर देगी, सील कर देगी, बंद कर देगी। तो मेरा फ्लूइड यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। एक तरह से एनआरवी रहती है, नॉन रिटर्निंग होल, यानी एक ही साइड अलाउ करती है और एक साइड क्या नहीं करती, अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो ये मेरे को पता लग गया वॉल्व मेरी कैसे वर्क करती है। वॉल्व अगर मेरी ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो यहाँ पे फ्लूइड है एफ, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पानी है या ऑयल है, तो ये क्या होगा, ये इस बॉल को धक्का मार देगा और ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो मेरा फ्लूइड यहाँ से यहाँ इसमें भर जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर मेरा ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मेरे किस पे रेस्ट कर जाएगी, इस होल के ऊपर रेस्ट कर जाएगी। ऊपर से भी मेरा फ्लूइड, अगर मेरा ऊपर की तरफ मैं इस रोड को खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये फ्लूइड है ये वेट इस पे लगाने लग जाएगा बॉल पे, पर ये बॉल अब इधर की तरफ तो निकल नहीं सकती क्योंकि इस पे रास्ता नहीं है, क्योंकि ये है ना, ये वाला होल है, इसके ऊपर क्या कर जाएगी, रेस्ट कर जाएगी। सिंपल सी है, ये बॉल इसके ऊपर रेस्ट कर जाएगी और सील कर देगी। ठीक है, तो एक ही साइड अलाउ कर रही है, यानी ये ऊपर जाना अलाउड कर रही है, जो ऊपर का फ्लूइड है उसको वापिस नहीं नीचे आने दे रही। ये मेरी होती है एनआरवी। ठीक है, तो अभी हमने देखे क्या मेरे असेंबली में नीचे कौन कौन से रहते हैं, पहला वर्किंग बैरल, दूसरा प्लंजर, तीसरा स्टैंडिंग वॉल जो स्टील रहती है, और ट्रैवलिंग वॉल, और फिर मैंने वॉल की आपको क्या बताई, वर्किंग। अब देखते हैं हमारे जो नीचे पंप रहता है उसकी वर्किंग। ठीक है, इतना क्लियर करके चलना आगे, बिल्कुल बेसिक है। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की वर्किंग नहीं बताई। वर्किंग किसकी बताई, सिर्फ एक वॉल्व की वर्किंग बताई। ठीक है, सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो, अब ये ना मेरा क्या है, प्लंजर है, प्लंजर। अब क्या होता है, अगर मेरा फ्लूइड ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रोड में ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, तो मेरा ऑयल यहाँ पे है, तो ये ऑयल का वेट लगेगा और ये इसको क्या कर देगी, बंद कर देगी। ठीक है, अब ये मैं प्लंजर ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे इस वाली वॉल पे क्या लगेगा, एक तरह से पिस्टन इफेक्ट लगेगा, और जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन की तरह ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये मेरा यहाँ से फ्लूइड इसको ऊपर उठाते हुए यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग बैरल में। ठीक है, अगर मैं इसको क्या ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऑयल वेट मेरा कहाँ एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर और नीचे की तरफ। क्लियर, इतना क्लियर अपने को। इसमें मेरा क्या हो रहा है, अब स्ट्रोक हो रहा है, ऑयल वेट है, ये वेट का एरो है, वेट का, ये सर्कल रोड नीचे नहीं जा रही, सर्कल रोड का एरर ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरा प्लंजर है ना जो ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये मेरा क्या भर जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है फ्लूइड, और जो ये ऑयल है ये इस पे वेट डाल रहा है, जो मेरा पहले से ही ऑयल है इसके अंदर, और वेट डाल रहा है। ठीक है, ये ऑयल कहाँ से आया इसके अंदर, ये साइकिल है, आपको आगे पता लगेगा कैसे आया। ठीक है, तो मेरा यहाँ से इसमें ऑयल भर जा रहा है अप स्ट्रोक में। अब मेरी सबसे टॉप पे पहुंच गई, अब ये क्या करने वाली है, नीचे डाउन स्ट्रोक करने वाली है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये क्या होगी, अब देखो एक इंजेक्शन की तरह लो, अब ये क्या इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, जो मेरा फ्लूइड होएगा उसको नीचे की तरफ पुश करेगी, तो जो ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल है जो स्टील की बॉल, ये इसके ऊपर बैठ जाएगी, इस स्पेसिंग के ऊपर क्या आ जाएगी, बैठ जाएगी। क्लियर, तो मेरी स्टैंडिंग वॉल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसमें मेरी स्टैंडिंग वॉल ओपन थी, इसमें मेरी ट्रैवलिंग वॉल क्लोज थी अप स्ट्रोक में, तो मेरी ये क्या, ये बैठ जाएगी, इसके ऊपर बैठ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई मोशन नहीं हो रहा, ये सबसे ऊपर पहुंच चुकी है, और जो ये है ना, ये मान लो यहाँ पे फ्लूइड एफ है, अब इसके अंदर आ चुका है जो फ्लूइड वर्किंग बैरल, तो अगर मैं पिस्टन इफेक्ट लगा रहा हूँ, वो फ्लूइड इसको बंद कर देगा, पर इसको जहाँ स्पेस मिलेगा उसको ऊपर की तरफ खोल देगा, तो ये मेरी क्या बॉल ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, और मेरा जो फ्लूइड है वो कहाँ, फ्लूइड मेरा किस में आ जाएगा, प्लंजर। ठीक है, कैसे आएगा वो आगे देखते हैं, पर ये मेरा जस्ट नीचे जाने वाली है, इसमें मेरे क्या, ये नीचे जाने शुरू हो चुकी है, यानी डाउन स्ट्रोक। तो मेरा क्या हो रहा है, ये जो मैंने बोला है कि मेरी बॉल जो है किस पे बैठ जाएगी, सीटिंग पे बैठ जाएगी मेरी, और इसको क्या कर देगी, स्टैंडिंग वॉल को सील कर देगी। अब जो मेरा फ्लूइड है, खुद से सोचना है दिमाग से, इंजेक्शन की तरह ले लो आप, एक इंजेक्शन होता है जैसे डॉक्टर इंजेक्शन भरता है ना, दवाई भरता है, उसी की तरह मेरा जैसे पिस्टन स्वैबिंग इफेक्ट, ये तो ड्रिलिंग में ही पढ़ा होगा, स्वैबिंग इफेक्ट, पिस्टन इफेक्ट, ये सेम चीज है। अब मैं यही चीज प्लंजर को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो ये मेरी ये वाली वॉल बंद हो जाएगी,
क्योंकि फ्लूइड को और कहीं जगह तो मिल नहीं रही है, वो ये वाली वॉल्व बंद हो जाएगी और एक ही ये जगह मिल रही है, पर ये वाली वॉल्व खुल जाएगी, तो मेरा फ्लूइड यहाँ पे भर जाएगा। जैसे कि मैंने इधर बताया था, ये मेरा फ्लूइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। तो मेरे डाउन स्ट्रोक पे क्या रहती है, ट्रैवलिंग वॉल्व क्या रहती है, ओपन, और स्टैंडिंग वॉल्व क्या रहती है, क्लोज। ठीक है, स्टैंडिंग वॉल्व क्लोज रहती है। अब एक बार ये मेरे नीचे पहुंच गया तो मेरी ये वाली वॉल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नीचे, ये जस्ट नीचे पहुंचा और अप स्ट्रोक करने वाला है, क्या अप स्ट्रोक की तरफ करने वाला है, तो मेरे ये वाली वॉल्व कहाँ बैठ जाएगी, सीट के ऊपर बैठने वाली है, और ये वाली वॉल्व क्या खुलने वाली है, ये तो खुली हुई है सॉरी, ये वाली वॉल्व अगर मैं अप स्ट्रोक करूंगा तो मेरा इसका वेट इस वॉल्व पे लगेगा तो ये बंद हो जाएगी, और यहाँ से जो मेरा फ्लूइड है, पिस्टन इफेक्ट जैसे मेरा बोल रहा है इंजेक्शन, ये फिर इंजेक्शन से क्या करने लग जाएगा, सक करने लग जाएगा, यहाँ से मेरा फ्लूइड, ये वाली साइकिल मेरी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। फिर ये ऑयल वाला है, अब मेरे को क्लियर हो गया मेरा ये ऑयल कहाँ से आया था, ये वाला ऑयल अब मेरा कहाँ, इस पे जोर मारने लग जाएगा, तो ये मेरी बंद हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, तैरने लग जाएगी। तो ये मेरी क्या बन गई, साइकिल बन गई। क्या, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, बस यही तो होता है जैसे हम चलाते हैं, तो अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, तो सिंपल। इसमें जितने मेरे सरफेस यूनिट में रहते हैं ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इसमें बस यही मेरे 4 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। ठीक है, ओके, इतना मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए भी मेरे 4 इंस्ट्रूमेंट। अब कई बच्चों का ना डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो आ जा रहा है, अगर फ्लूइड यहाँ पे फ्लूइड आ जा रहा है, फिर यहाँ पे फ्लूइड आ जा रहा है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा फ्लूइड कहाँ लिफ्ट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। अब एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, उसका डाउट आया कि यहाँ पे मैंने क्या सीधी लाइन मार दी थी, जैसे ये है कि यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है ऊपर जाने का, तो नहीं भाई, होलो है ये, होलो टाइप रहता है, होलो पाइप रहता है। ये तो सिंपल एक डायग्राम है, डायग्राम से की मदद से जितना सिंप्लीफाई होकर वैसे बताने की कोशिश करी गई है। ये मेरा क्या रहता है, होलो रहता है, यहाँ से मेरा फ्लूइड ऊपर की तरफ, जैसे ये है ना पाइप की तरह रहता है। आपको वीडियो में पता लग ही जाएगा, वीडियो चलाएंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बाकी अगर आपको देखना है तो नींद कंप्यूटर असिस्टेड, वहाँ पे बहुत अच्छे से गिवन है। अच्छा, एक बच्चे का एक और डाउट आता है, एक बच्चे का डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो स्पेस है, यहाँ पे नहीं भाई, ये जो मैं वर्किंग बैरल रहता है ना, प्लंजर रहता है, इसके बीच में मिनिमम स्पेस छोड़ता हूँ, पॉलिश रहता है, ताकि मेरे यहाँ से कोई क्या ना हो, ऊपर से ऑयल की क्या ना हो, सीपेज ना हो। ठीक है, सीपेज ना हो या स्लीपेज ना हो, ऑयल मेरा स्लिप हो गया नीचे ना जाए। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ ताकि मेरी यहाँ पे क्या हो जाए, 0। इतनी एफिशिएंसी के साथ बनाता हूँ। क्या मैं इतनी एफिशिएंसी के साथ बना सकता हूँ? नहीं, कभी भी कोई चीज़ आइडल नहीं होती, तो हमेशा मेरी थोड़ी सी क्या रहेगी, स्लीपेज हमेशा रहेगी, स्लीपेज। इसी को मैं बोलता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ माई पंप। वो आगे पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक, वो क्या होती है, वो मेरी सीपेज या स्लीपेज यहाँ से लीक हो जाता है थोड़ा सा प्लंजर और वर्किंग बैरल के बीच में से, बस वही रहता है। ठीक है, या वॉल्स के बीच में से निकल थोड़ा सा लीक हो जाता है ऑयल, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, बस यही रहता है। ठीक है, तो मेनली यही मेरी क्या थी, वर्किंग थी, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अब इसमें मेरी क्या कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, आपको कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिल जाएगा ये डायग्राम बना हुआ अच्छे से, उसके बाद वीडियो भी लगा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी पंप डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे की अपना जो भी रहता है मेरा लोड्स वगैरह। अरे हाँ, एक और चीज़ आपको बताया था ना मैंने, अप स्ट्रोक में जैसे मैं सरफेस यूनिट, तो अप स्ट्रोक में ना मेरा फ्लूइड वेट क्यों ज़्यादा होता है, मैंने बताया था सरफेस यूनिट में कि मैं बताऊंगा कि मेरा फ्लूइड वेट ज़्यादा क्यों होता है। फ्लूइड वेट मेरा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग वॉल्व बंद हो गई और इसको मैं अप स्ट्रोक कर रहा हूँ। सॉरी, रोड वेट मेरा क्यों ज़्यादा होता है, रोड वेट जैसा मैंने सरफेस में, तो मेरी ट्रैवलिंग वॉल्व बंद हो गई। अब मैं इस ऑयल को भी खींच रहा हूँ, ये तो खींच ही रहा हूँ, ये रोड वेट भी खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ रोड वेट भी खींच रहा हूँ, प्लस जो फ्लूइड है ना ऊपर में वेल में भरा हुआ पूरा का पूरा, इसको भी क्या ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। ये सिर्फ किस में होता है, अप स्ट्रोक में होता है, डाउन स्ट्रोक में नहीं रहता। डाउन स्ट्रोक में मेरा फ्लूइड वेट नहीं रहता, वो फ्लूइड के अंदर तैरती हुई मजे से नीचे आ जाती है। सिर्फ मेरा क्या रहता है, जो रोड वेट रहता है, सका रोड वेट, वो मेरा नीचे आता है। ठीक है,
तो अप स्ट्रोक पे मेरा ऊपर की तरफ वेट ज़्यादा होता है, हमेशा अप स्ट्रोक पे मेरा वेट ऑफ फ्लूइड आता है, डाउन स्ट्रोक पे कभी मेरा वेट ऑफ फ्लूइड नहीं आता। तभी मैंने एक काउंटर बैलेंस पढ़ाया था। काउंटर बैलेंस किस पे? डाउन स्ट्रोक पे एनर्जी कंजर्व करता है और अप स्ट्रोक पे एनर्जी रिलीज करता है, ताकि ये मेरा कुछ ज़्यादा ही वेट हो जाता है, वेट ऑफ फ्लूइड, ताकि ये मेरा वेट आसानी से लिफ्ट हो जाए। डाउन स्ट्रोक पे मेरा क्या? एनर्जी कंजर्व, अप स्ट्रोक पे मेरा क्या? एनर्जी रिलीज। काउंटर बैलेंस, ठीक है। तो यही थी मेरी जो नीचे की मेरी वर्किंग थी ऑफ सकर रोड पंप, सब सरफेस सकर रोड पंप। सिंपल इतना सही रहता है मेरा, इतनी सी मैकेनिज्म रहती है। ये मैंने एज डायग्राम आपको जितना सिंपल हो सकते थे इतना सिंपल होके बताए। अगर अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए वैसे। चलो फिर, थैंक यू। Do you know that from 72 to 75% of the drilled wells worldwide are produced by a sucker rod pumping system? In this episode, we will demonstrate the primary components and operation of a sucker rod pump. Sucker rod pumps consist of surface and subsurface equipment. Surface equipment is responsible for transformation of the rotary motion of the prime movers into reciprocating motion, while the subsurface equipment are responsible for suction and displacement principle for the formation fluids, which will be discussed in more details during this episode. The operation of the sucker rod starts from the prime mover, which provides the necessary power for operation. This power is transmitted through the gear reducer assembly to the crank. Gear reducer is used to reduce the high revolution per minute of the motor to be suitable for the pump. The crank, bitumen, and walking beam assembly is used to convert rotational motion into reciprocating motion. The crank may also contain a counterbalance which balances out the weight of the sucker rod string. The horse head is used to ensure that the upward pull on the sucker rod string is vertical at all times to avoid bending moment loads. The polished rod and stuffing box combine to maintain a good liquid seal at the surface and thus force fluid to flow into the T-connection just below the stuffing box. Moving on to the subsurface equipment, it operates through an upstroke-downstroke cycle. The main components of the subsurface equipment are a dynamic plunger with its traveling valve and a stationary working barrel with its standing valve. During upstroke, a suction pressure is resulted at the standing valve of the working barrel, forcing that valve to move upward and enable the flow of formation fluid to the inside of the working barrel. The traveling valve is held closed by the weight of the overlying fluid column. During downstroke, the standing valve is held closed due to the downward force created from the movement of the plunger. However, the traveling valve is pushed by the underlying fluids inside the working barrel, so they find their passage inside the plunger and displacing the overlying fluid towards the surface. The volume of fluid exits the well to the surface is equal to the volume of fluid entered from the working barrel to the plunger.